हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज हमारी न्यू वीडियो है जो वीडियो नंबर है 86। बेटा देखो, वैसे तो ये वीडियो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये लास्ट वीडियो में ही खत्म हो जाना था, पर कुछ रीजन के कारण हमें अपनी वीडियो बीच में ही क्लोज करनी पड़ी। तो बेटा वैसे तो आपको चैप्टर ये लर्न होना चाहिए था, है ना। आप सबकी किस्मत अच्छी है, आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल गया। आज ये चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको लर्न करना है, घर से भी लर्न करना है। अगर इतना समझाने के बाद भी आप नहीं कर सकते ना बेटा, तो कहीं भी लिख लो, आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लो। आपको इतना समझाया कल वीडियो शुरू होने से पहले कि बेटा इस चैप्टर को करना ही करना है लर्न, फिर एक्सक्यूजेज आपके पास, कोई कहता पेपर था, कोई कहता टेस्ट है, कोई कहता हो नहीं पाया। तो बच्चे हम पढ़ रहे थे इसकी लिमिटेशन में एक पॉइंट हमारा रह गया था। कौन सा पॉइंट था वो? इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। देखो बेटा ध्यान से, हमने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होती है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए, हाँ है ना। अगर मान लो लास्ट ईयर में कोई खर्चा 5 लाख का हुआ था और अब वो खर्चा 7 लाख का हो रहा है, तो बताओ मैनेजमेंट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जो खर्चा लास्ट ईयर आपने 5 लाख में किया था अब वो 7 लाख में हो रहा है, इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, हाँ है ना। पर बच्चे एक पॉइंट है, देखो इधर, ये है 2014-2015। बच्चे सेम कोई खर्चा था जो मैनेजमेंट ने 2014 में 700 रुपीज में किया था और वही खर्चा 2015 में उसने किया है 900 में। तो मुझे बताओ, देखकर क्या लग रहा है? देख के लग रहा है कि हमारी मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। क्यों? जो खर्चा लास्ट ईयर 700 में किया था अब मैनेजमेंट ने उसी खर्चे पे कितने पैसे लगा दिए? 900। 700 का खर्चा अगर आप 900 में करोगे तो आप क्या हो? इनएफिशिएंट हो। देखने में लग रहा है इनएफिशिएंट, पर बच्चे इसके पीछे एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल ये 700 का एक सिलेंडर था। क्या था? सिलेंडर। लास्ट ईयर इसकी कॉस्ट थी 700, आज की डेट में यही एक सिलेंडर कितने का है? 900 का। तो सिलेंडर तो पहले भी एक लगा, आज भी एक ही लगा। मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, ये इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस बढ़ गया चीजों का। तो बच्चे देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ना, एनालाइज करने से हमें लग रहा था कि ये मैनेजमेंट की गलती है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मैनेजमेंट की गलती नहीं, ये प्राइस लेवल में चेंज आया है, दैट इज इन्फ्लेशन। तो बच्चे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करती। कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि भैया महंगाई हो गई थी, हाँ है ना। तो ये इसकी कमी है, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, कि अगर प्राइस में कोई चेंज होता है तो अकाउंट्स इस चेंज को रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंट्स बस क्या देखता है? पहले 700 लगे थे अब 900, मतलब मैनेजमेंट में कमी है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपकी मैनेजमेंट इनएफिशिएंट नहीं है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, महंगाई हो अगर कुछ सस्ता हो जाए उसको रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये कमी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हाँ है ना। देखने में लग रहा है मैनेजमेंट गलत है, पर क्या मैनेजमेंट गलत है? नहीं। तो कमी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कमी है, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन का पॉइंट रिकॉर्ड नहीं होता। आई होप आप सब मेरी बात को समझ पा रहे हैं। हाँ जी, मानते सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट? ये ना एफिशिएंट है, ये ना सेम चल रही है, नहीं समझ आई? नहीं सर, आगे वो तो वैसे मानना क्या जाएगा? मानना तो इसको इनएफिशिएंट माना जाएगा, माना जाएगा इनएफिशिएंट। तो एक्चुअल में नहीं है, तो हमारी एनालिसिस ने हमें गलत रिकॉर्ड दिया, है ना। इसीलिए तो बोला बेटा कि ये कमी है, इसकी लिमिटेशन है। क्या होता है बच्चे, देखो आप सब जानते हो डॉलर का प्राइस चेंज होता रहता है। कभी डॉलर 60 में मिलता है, फिर वो डॉलर 70 में मिलता है। तो इसमें मैनेजमेंट की गलती है कोई? नहीं ना। तो बच्चे ये क्या है, 1 रुपए की वैल्यू चेंज होगी। पहले 60 रुपए मिलके $1 खरीद लेते थे, आज की डेट में अगर $1 खरीदना है तो 70 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो हमारे रुपए में चेंज आया ना, रुपए की वैल्यू में चेंज आया, इसमें मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं है। पर बच्चे ऐसी बातें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती।
एक एएस है, आई थिंक एएस नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज, वहां पे थोड़ा बहुत डील होता है बट डेली यूज में यूज नहीं होता। तो आई होप ये पॉइंट समझ आया है, तो बच्चे आप इसको पढ़ सकते हो। पेज नंबर कौन सा बेटा? पढ़ लो, जब पढ़ लोगे तो बता देना। क्या? हाँ डिफरेंट दो ईयर 2000, हाँ जी। तो बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं होता? तो उसके अंदर ये लिमिटेशन है, ये कॉमन साइज की लिमिटेशन है, कंपैरेटिव की लिमिटेशन नहीं बताई। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि किसी भी टूल के थ्रू जब आप एनालिसिस करते हो ना तो उसमें ये कमी आ सकती है। इट कैन बी रेशियो एनालिसिस, इट कैन बी कॉमन साइज, इट कैन बी कंपैरेटिव। समझ आई? ओके जी। हाँ जी, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 2.4, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टेप्स। प्रोसेस कैन नॉट बी रीअरेंज्ड। आप प्रोसेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो स्टेप नंबर 1 है वो स्टेप नंबर 1 ही रहेगा, जो स्टेप नंबर 2 है वो स्टेप नंबर 2 ही रहेगा। बच्चे देखो, वो कहता है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूं, 1 मिनट में आपको बात समझ आ जाएगी, बहुत इजी है ये। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, देखो अगर मुझे किसी चीज को एनालाइज करना है तो मैं कॉम्प्लेक्स डाटा को इजीली एनालाइज करूंगा या फिर सिंपल डाटा को इजीली एनालाइज करूंगा? सिंपल को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं ना बच्चे। एक तो मुझे एनालाइज करना है, ऊपर से मुश्किल हो काम तो हो नहीं पाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको कन्वर्ट कर लो सिंपल डाटा में। सर मतलब? बच्चे देखो एक आपको मतलब समझाता हूं। आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, क्या उसको एनालाइज कर पाओगे? उलझी हुई है। आपने प्रॉपर उसका जर्नल बनाया, लेजर बनाया, वो सिंपल वे में कन्वर्ट किया, है ना? तो सबसे पहला काम क्या है? आपको कॉम्प्लेक्स डाटा को रीअरेंज करना है, या इन शॉर्ट कहूं आपको रॉ मटेरियल को, रॉ डाटा को कन्वर्ट करना है बैलेंस शीट्स वगैरह में। सिंपल डाटा को कन्वर्ट कर लिया किसमें? यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिंपल डाटा कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स डाटा कन्वर्टेड इनटू सिंपल डाटा कन्वर्ट हो गया। पहला स्टेप ये है। अब कर लिया। अब सेकंड बच्चे, सेकंड स्टेप क्या है? अब मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए मुझे लास्ट ईयर का डाटा चाहिए, हाँ ना? तो कंपेयर करने के लिए सेकंड स्टेप क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स को सिंपल, सेकंड पास्ट ईयर का डाटा इकट्ठा करूंगा तभी तो कंपेयर होगा। या फिर अगर मैं अपने आप को किसी और कंपनी से कंपेयर करना चाहता हूं तो दूसरी कंपनी का डाटा क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। अगर तो मैं टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहा हूं, मतलब अपना डाटा और पिछले साल का डाटा कंपेयर करूंगा। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है, हाँ, अगर हम किसी और कंपनी से भी कंपेयर करते हैं ना उसको भी क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल, हाँ है ना? तो बच्चे पहला स्टेप था कॉम्प्लेक्स को रीअरेंज किया सिंपल में। सेकंड हमने डाटा इकट्ठा किया या तो प्रीवियस ईयर का या फिर किसी और कंपनी का। थर्ड स्टेप क्या है यहां पर? अब डाटा आ गया दोनों का, थर्ड स्टेप मैं वो कंपेयर कर दूंगा।
एनालिसिस शुरू कर दूंगा ना अपनी, थर्ड स्टेप में कंपेयर करना, एंड फोर्थ कंपेयर करने से जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं अपने लोगों को बताऊंगा, अपने एम्प्लॉइज को बताऊंगा, कस्टमर्स को बताऊंगा, पब्लिक को, यानी कि इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रेट करूंगा बच्चे, लोगों को समझाऊंगा कि भैया ये मैंने एनालिसिस किया था, इसका ये रिजल्ट आया है। हाँ ना, आप सबने प्रोसेस पढ़ी होगी अकाउंटिंग की बचपन में, +1 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। हाँ, लास्ट स्टेप क्या था? इंटरप्रेट करना है आपको, डाटा को लोगों को बताना है, तो यही इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले कन्वर्ट सिंपल टू सॉरी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, देन इकट्ठा किया, देन एनालाइज और लोगों को बता दिया। पढ़ लो फटाफट इसको, पहला स्टेप, दूसरा पढ़ा दो। जैसे हम कैसे, एक और एग्जांपल क्या है बच्चे इसका, हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे मुझे बताओ, मेरी बैलेंस शीट के अंदर एक ही एसेट होती है, बहुत सारी एसेट होती हैं, बहुत सारी, मुझे चाहिए करंट रेशो, तो उसके लिए चाहिए करंट एसेट, क्या चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, मैं अब बैलेंस शीट में बहुत एसेट है, मैं बैलेंस शीट से सिर्फ करंट एसेट को निकाल दूंगा, हाँ ना। तो एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स चीज थी वो सिंपल वे में कन्वर्ट होगी, हाँ ना, रीअरेंज किया हमने फिगर्स को। आर यू गेटिंग इट और नॉट? रीड इट, पढ़ लो इसको। बच्चों नहीं समझ आएगा पूछ लेना यार। बच्चे लिख लो, रीअरेंजमेंट के पीछे ऊपर लिख लो कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। पहला स्टेप क्या है? कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल डाटा। प्रोसेस का जो फर्स्ट पॉइंट है रीअरेंजमेंट, इसके ऊपर लिख लो कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल डाटा। सेकंड क्या है? कलेक्टिंग डाटा फॉर कंपैरिजन, हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, लिख लो कलेक्टिंग डाटा फॉर कंपैरिजन। थर्ड तो सिंपल ही है। पढ़ लोगे तो बेटा बता देना। हाँ जी, बताना मतलब पता क्या बच्चे, हमने मान लो मैं अब सारी मैनेजमेंट तो नहीं बैठेगी ना एनालिसिस करने। मान लो 10 बंदे हैं मैनेजमेंट के, 10 में से 2 बंदों ने एनालाइज किया, तो 2 बंदों को एनालाइज करने से क्या समझ आया वो लोगों अपने बाकी को बताएंगे ना कि भैया हमने एनालाइज किया तो ये पता चला हमें कि ये कमी है, ये दैट इज इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या लिखा है? द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल। कहता एनालिसिस करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया ना उसको ही इंटरप्रेट करते हो आप। द इंटरप्रिटेशन शुड बी प्रिसाइज एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स इंडिविजुअल। देखो कहता है जो इंटरप्रिटेशन करते हो ना वो बहुत ज्यादा फैली होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, प्रिसाइज टू द पॉइंट। अगर आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक कर रहे हो
तो सिर्फ आप एफिशिएंसी के बारे में बताओ। अगर आप डेट कैपेसिटी चेक कर रहे हो तो उसके बारे में, जो भी चीज चेक कर रहे हो ना उसी के बारे में रिजल्ट होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी। पढ़ लिए सबने जी? और लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं आ रहा है? सबने पढ़ लिया जी? लास्ट पॉइंट क्या है? यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चे देखो, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते क्यों है, क्या यूजेस है उसकी, सेम बात होगी ना बच्चे, ऑब्जेक्टिव बोल लो, पर इन्होंने यहां पे यूजेस का अलग से कॉलम दे रखा है, मतलब सेम है। देखो, चाहे आप बोलो पर्पस क्या है एनालिसिस का, चाहे बोलो यूज क्या है, हाँ है ना? तो बच्चे वैसे तो हेडिंग्स का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, पर अगर पेपर में आएगा तो आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। देखो, वैसे तो यूजेस में ऑब्जेक्टिव वाले सारे पॉइंट मिल जाएंगे, वो कहता है क्यों, क्या यूज है इसका, हम क्यों करते हैं, फ्यूचर के बजट बनाने के लिए करते हैं, फॉर्म से कंपेरिजन, सारे यूजेस हैं बच्चे इसके। पर क्या होगा, जो आपका चेकर होगा ना वो कांटा लगा देगा। चेकर जो होता है वो दिमाग से चेक नहीं करता, उसके पास क्या आएगा, बना बनाया सॉल्यूशन आएगा, वो देखेगा यूजेस का आंसर ये है, और आपने अगर कुछ और लिखा है तो कट लग जाएगा उस पर। तो इसीलिए वैसे दोनों का मतलब सेम है, पर अगर यूजेस आएगा तो आपको यही लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वही लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में नंबर लेने के लिए। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल समझना चाहो ना तो मतलब दोनों का सेम है, पर हम यहां बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, बोर्ड्स में नंबर कैसे हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चे। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूं, यूजेस, ऑब्जेक्टिव, पर्पस सब सेम होता है, पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हैं, क्योंकि वहां पर चेकर के पास क्या आएगा, एक उसके पास क्वेश्चन आंसर आएगा उसका, अगर आपका आंसर उस शीट से मैच नहीं हुआ वो क्रॉस कर देगा। तो कहता है कौन कौन से यूजेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करने के, एनालाइज करने के। देखो बच्चे, पहले तो मतलब समझते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या है, लिखा है ना सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आपने सुना होगा शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको ही बोला जाता है सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। समझ आ गई? सिक्योरिटी का मतलब क्या है, शेयर, डिबेंचर लिख लो। देखो बच्चे, अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी। देखो बच्चे, हम किसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदते हैं, बदले में हमें क्या फायदा होता है? एक तो बदले में हमें कंपनी का प्रॉफिट मिलता है। शेयर, जब हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो हम उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट मेरे को भी मिलेगा। तो बच्चे इसको बोलते हैं डिविडेंड। जो प्रॉफिट का पैसा शेयर होल्डर को मिलता है दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो हम शेयर क्यों खरीदते हैं, ताकि हमें डिविडेंड मिले। एक और रीजन है शेयर खरीदने का, बताओ क्या? ओनर। ठीक है बच्चे, मान लो एक शेयर आज मैंने 100 रुपीज का लिया, हो सकता है फ्यूचर में उस शेयर की वैल्यू 150 रुपये हो जाएंगे। डिविडेंड तो अलग है, शेयर की मार्केट वैल्यू अलग है। तो अगर शेयर की 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? अगर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाए ना दैट इज नोन एज। तो बच्चे, शेयर्स खरीदने के दो रीजन है, एक तो डिविडेंड कितना मिलेगा, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो, है ना। तो बच्चे, एक इन्वेस्टर, मान लो मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, क्यों? ताकि मुझे डिविडेंड मिले और कैपिटल एप्रिसिएशन हो। बच्चे, मैं किसी कंपनी के शेयर आंख बंद करके खरीदूंगा
या फिर उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद खरीदूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज। तो बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों किया जाता है? वो कहता है सिक्योरिटी को खरीदने के लिए। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, चाहे वो डिबेंचर हो गया, शेयर हो गया, तो बच्चे हम उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। क्यों? ताकि हमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, डिविडेंड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। पढ़ दो बच्चे। सर डिविडेंड का वो एक ही चीज नहीं है क्या कैपिटल एप्रिसिएशन है बच्चे? 100 की चीज 150 में होगी। डिविडेंड क्या है? अलग से हर साल पैसे मिल रहे हैं। 100 का 150 हो गया, अलग से ऊपर प्रॉफिट आ रहा है आपको हर साल। शेयर खरीदने एक कंपनी है, हाँ है ना? अब सुनना ध्यान से। एक कंपनी में दो ही मालिक हैं, आप और मैं। कंपनी के अंदर 2 शेयर है 2000 रुपए के। 1000 रुपए का शेयर आपने खरीद लिया, 1000 का मैंने खरीदे शेयर। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा ना। 5000 प्रॉफिट आपको मिल गया, 5000 प्रॉफिट मुझे मिल गया। दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो हर साल मिलने वाला क्या है? हर साल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एक ही बार होगा या हर साल होगा? हर साल प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो जो हर साल मिलता है दैट इज नोन एज डिविडेंड। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? अब 10 साल बाद मेरे पास एक शेयर है ना 1000 रुपए का, मैं इस शेयर को मार्केट में बेचना चाहता हूं। एक बंदा कहता है कि भैया मैं ये शेयर 1000 में खरीदूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि सर मुझे बेच दो, मैं 1200 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तीसरा कहता है मैं इस शेयर को 1500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बच्चे आपने 1500 में शेयर बेच दिया, 1000 का शेयर कितने बिका? यह है कैपिटल एप्रिसिएशन 500 का। समझ आ गई? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। और डिविडेंड क्या होता है? हर साल का प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है। कैपिटल एप्रिसिएशन होता क्यों है? जब डिमांड ज्यादा होती है शेयर्स की, शेयर कम होते हैं। शेयर है 2, हर बंदे को पता है कंपनी में बहुत बेनिफिट है, उन्हें पता है कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हर बंदा उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। शेयर है 2, खरीदने वाले ज्यादा, तो मैंने पैसे बढ़ा दिए। कि मेरा नुकसान है? मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने 1000 का खरीदा था और आज मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000 मिल रहे हैं उसके, तो मेरा 9000 का क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। समझ आ गई? फिर मैं उसको ऑनर ही रहूंगा। समझ आ गई बच्चे? पढ़ लो। सेकंड क्या है? क्रेडिट एनालिसिस। देखो बच्चे, मैं एक कंपनी हूं, लोग मुझसे उधार मांग रहे हैं, क्या उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए? किस चीज के ऊपर? उस बंदे में क्यों वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा? बंदा वापस कर पाएगा। इंटरेस्ट कितना देगा? इंटरेस्ट नहीं मिलता बच्चे। आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हो, लोन का तो मिलता ये लोन की बात नहीं कर रहे बेटा, उधार सामान देने की, उधार सामान बेचने की बात कर रहे हैं। तो वापस आएगा, बार-बार आएगा। देखो बच्चे, सबसे पहले आपके दिमाग में पॉइंट नहीं आया, मैं उधार तभी दूंगा जब मेरे पास कैश सफिशिएंट है, मेरे पास सामान है। सुनो ध्यान से, मैंने अपने पैसे लगा के सामान खरीदा, अब मैं उसको उधार बेच दूंगा तो फ्यूचर में सामान कैसे खरीदूंगा? मेरी बात समझ रहे हो? अगर मेरे पास इनसफिशिएंट कैश है, सॉरी सफिशिएंट कैश है, इनसफिशिएंट है, अगर मेरे पास बहुत कैश पड़ा है तो मैं उधार भी दे दूंगा कि भैया उधार ले जा, मेरे पास तो पैसे पड़े ही हैं, मैं अपना बिजनेस चला लूंगा। पर अगर किसी बिजनेस की हालत बहुत खराब हो, उसके पास खुद का पैसा ना हो, क्या कभी वो उधार सामान बेच पाएगा? अगर उधार बेच दिया, पैसे आए नहीं, अगला सामान कैसे खरीदूंगा मैं? बिजनेस बंद हो जाएगा। तो डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही उधार दिया जाता है। 1 महीने का उधार देना है, 2 महीने का, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रही है? तो उधार कितना दें ये भी किस बात पर डिपेंड करता है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चे इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ताकि हम ये पता चला पाए कि कितना उधार देना है। लिख लो, इसका मतलब क्या है? कितना उधार दे सकते हैं। इस एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कितना क्रेडिट पर उधार दे सकते हैं।
सर जैसे वो आपने ना 100 रुपए शेयर खरीदे तो फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ सर कितना मिलेगा आप मतलब उसमें कैसे पता लगता है उनको कंपनी की 100 रुपए का कितना देना होगा कितना हमें। बच्चे एक मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, ये और ये हम दो पार्टनर थे कंपनी के, हमें कितना कितना शेयर मिलेगा? 1000 रुपये का शेयर इसके पास है, 1000 रुपये का मेरे पास है, हमें कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने कितने परसेंट? 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उनको कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा बताओ? सर पर आप दो ही मालिक हो ना सिर्फ। हाँ, दो ही मालिक है। फिर तो 5-5 कैसे बताया आपने? क्योंकि 50% शेयर उसके पास है, 50% शेयर मेरे पास है ना। ऐसे ही जितने परसेंट हमारे पास शेयर होते हैं ना, उतने परसेंट ही डिविडेंड मिलता है। अगर एक कंपनी में 10 शेयर होल्डर है तो मेरे पास 10% होल्डिंग है ना, तो 10,000 का मुझे 10% मिलेगा, 1000 रुपये। कितने परसेंट हमारी शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है डिविडेंड का रेट क्या होगा। पढ़ लिया जी। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट एनालिसिस। बच्चे, डेट का मतलब होता है लोन। बच्चे, कंपनी जितना चाहे उतना लोन ले सकती है? नहीं सर, नहीं। लिमिट होती है। आप पढ़ोगे डेट इक्विटी रेशियो कि जो लोन है वो इक्विटी का मैक्सिमम 2 टाइम्स होना चाहिए। मान लो बच्चे मैं 10 लाख लोन ले सकता हूं, मेरी मैक्सिमम लिमिट कितने लोन लेने की? 10 लाख। ऑलरेडी मैं 8 लाख लोन ले चुका हूं, तो और कितना ले सकता हूं? कैसे पता चला आपको? हम पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कितना लोन हमारे पास ऑलरेडी है और कितना हम ले सकते हैं। मेरी कितनी कैपेसिटी लोन लेने की? अब 2 लाख। कैसे पता चला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से पता चलता है कि हमारी कितनी बोरोइंग कैपेसिटी है। समझ आ गई? तो अपनी बोरोइंग कैपेसिटी देखने के लिए भी हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पढ़ लिया बच्चों? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड डिसीजन। इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक बात सुनो ध्यान से। मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया? पर साथ ही साथ मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये 10,000 मैं वहां इन्वेस्ट कर दूं ना, तो इस 10,000 के 20,000 कमा सकता हूं मैं। तो मुझे बताओ, कंपनी को 10,000 इन्वेस्ट करने चाहिए या अपने ओनर को दे देने चाहिए एज डिविडेंड? बोलो बेटा, मुझे डिविडेंड बांट देना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरे पास 10,000 रुपए का प्रॉफिट है और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो प्रॉफिट क्या करना चाहिए? बेटा कट कर दो, कुछ हिलाना मत, रेड बटन से कट कर दो। हाँ जी बेटा, समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट है, कोई मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, कुछ भी रिटेन। अच्छा, मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट है, मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट है और मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट करूं ना, तो इस 5,000 के मैं 10,000 बना सकता हूं। तो बच्चे मुझे बताओ, 10 में से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना डिविडेंड देना चाहिए? आप कह रहे हो सर 50% रिटेन कर लो, 50% डिविडेंड दे दो। तो बच्चे यही है डिविडेंड डिसीजन कि हम कितने परसेंट डिविडेंड दें, कितने परसेंट रिटेन करें। कैसे पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके पता चलता है कितना डिविडेंड देना चाहिए, कितना रिटेन करना चाहिए। लिख लो, लिख लो। कौन है? कौन है? कौन है फोन पे? कौन है? क्लास चल रही है, 5 मिनट। ओ हेलो, होम वाले बेटा, मैं 5 मिनट रहता हूँ। हाँ जी बेटा, समझ आई आपको? बच्चे कितना डिविडेंड देना चाहिए हमें? डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता कि कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ कंपनी सारा बांट देती है। अगर सारा प्रॉफिट ही बांट दिया तो आगे बिजनेस कैसे करेगी कंपनी? तो कंपनी को सोचना होता है कि भैया कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं और कितना मैं
रिटेन करो। इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, कि हमें डिसीजन लेना है, लिख लो यहाँ पे कितने परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन करें। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जनरल बिजनेस एनालिसिस कहता है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ना, वो इन जनरल भी करते हैं। सर मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, इस चीज को एनालाइज करने के लिए, है ना, कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है नहीं हो सकती, मतलब बहुत सारी जनरल आइटम्स के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस क्या था, स्पेसिफिक था या जनरल था? हम सिक्योरिटी के लिए एनालाइज कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक एनालिसिस है या जनरल है? मैं क्रेडिट के लिए कर रहा हूं, ये भी स्पेसिफिक है। मैं डेट के लिए कर रहा हूं, स्पेसिफिक है। मैं डिविडेंड के लिए कर रहा हूं, स्पेसिफिक। बाद में बोला जनरल, कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में हमारा कितना प्रॉफिट है। तो ये है बच्चे जनरल। हम जनरल काम के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं फॉर जनरल थिंग्स। समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना? हाँ जी बेटा, आज की क्लास में इतना ही। बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो चुका है। इस चैप्टर को मैं कभी रिपीट नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? तो इसको लर्न कर लेना। लर्न करोगे बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। पर बच्चे कल मैं टांग दूंगा आप लोगों को। अगर आपने लर्न नहीं किया ना बेटा, फिर देखना आप, बहुत हो गया, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया। आप भी बेटा घर जाओ, वीडियो लगाओ, ठीक है? आसान चैप्टर है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।